तारीख 22 नवंबर 1963। अमेरिका के टेक्सास का डैलस शहर जो पलके बिछाए अपने प्रेसिडेंट JFK यानी जॉन फिट्जगेरल्ड कैनेडी का इंतजार कर रहा था। Friday, 10 minutes before noon. The motorcade begins the 11-mile ride to the Dallas Trade Mart, where the president is to deliver a major address. वैसे तो कैनेडी की ये डालस यात्रा एक पॉलिटिकल ट्रिप थी जिसके जरिए वो टेक्सास में डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स के बीच चल रही उथल पुथल को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन उनकी इस यात्रा के पीछे का असली मकसद था 1964 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले जनता का विश्वास जीतना। कैनेडी अपने कॉन्वॉय के साथ एक लिंकन कॉन्टिनेंटल 4 डोर कन्वर्टेबल कार में बैठकर अभी डीली प्लाजा के पास से गुजर ही रहे थे कि अचानक एक गोली उनके थ्रोट से आर पार हो गई। अभी कोई कुछ समझ पाता ही कि उससे पहले दूसरी गोली की आवाज आई जिसने JFK के सर को छल्ली कर दिया। सिक्योरिटी टीम उन्हें तुरंत पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के प्रेसिडेंट की इस तरीके से सरेआम हत्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा कोई पहला मौका भी नहीं था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की इस तरह खुलेआम निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई हो, बल्कि अमेरिकी इतिहास तो इस तरह के कई सारे इवेंट से भरा पड़ा है। 1865 में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में जॉन विल्किस ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट करके मौत के घाट उतार दिया था। एंड सिमिलरली 1881 में वॉशिंगटन ट्रेन स्टेशन पर अमेरिका के 20वें प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड को भी गोली मार दी गई थी। और इसी तरह का कुछ अंजाम 1901 में प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली का भी हुआ था, जिनको एक कॉन्सर्ट हॉल के बीचों बीच असैसिनेट कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ वो बदकिस्मत नाम थे जो असैसिनेशन का शिकार हुए थे। असल में अमेरिकी इतिहास में ऐसे कई US प्रेसिडेंट्स या एक्स प्रेसिडेंट्स भी थे जिन्हें असैसिनेट करने की नाकाम कोशिश भी की जा चुकी है। एग्जाम्पल के लिए 1912 में फॉर्मर प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट को असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। एंड सिमिलरली 1975 में जेरल्ड फोर्ड को और 1981 में रोनाल्ड रीगन को भी असैसिनेट करने का अनसक्सेसफुल प्लान बनाया गया था। और दोस्तों, अभी रिसेंटली इस लिस्ट में एक और फॉर्मर US प्रेसिडेंट का नाम जुड़ गया है जिन्हें असैसिनेट करने की कोशिश बीते 13 जुलाई को की गई थी। दरअसल दोस्तों, बीते 13 जुलाई को फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को एड्रेस करने गए थे, लेकिन स्पीच के दौरान उन पर गोली चला दी गई। रूजवेल्ट, जेरल्ड फोर्ड और रोनाल्ड रीगन की तरह ट्रंप भी काफी खुशकिस्मत रहे कि गोली उनके कान को छूकर निकल गई और असैसिन अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया। लेकिन दोस्तों, इस अटेम्प्ट के बाद एक सवाल फिर से गरमाने लगा है कि आखिर दुनिया भर में सेफ्टी, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स का ढिंढोरा पीटने वाला USA क्या अपनी कंट्री के टॉप लीडर्स को ही बचाने में सक्षम नहीं है? दोस्तों, जब हमने इस बारे में थोड़ी रिसर्च की तो हमें पता चला कि इस प्रॉब्लम की एक बड़ी वजह है USA का गन कल्चर, जो रियल सेंस में इस तरह की घटनाओं को USA में आम बना रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 में ही US में गन वायलेंस की वजह से 40,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और डीपली डिग करने पर इससे जुड़ा जो डेटा और रीजंस हमारे सामने आए वो भी काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम USA के गन कल्चर को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये कल्चर एक डेडली कल्ट में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी का जो UPSC सब्सक्रिप्शन है, जिसके प्लस कोर्सेज से 70 प्लस सिलेक्शंस हुए हैं UPSC CSE 2023 में, वो अभी अवेलेबल है एट अ वेरी अमेजिंग प्राइसिंग, जो कि है 29,999 रुपए। और इस 12 महीने के कोर्स में कवर होता है आपका कंप्लीट GS, CSAT और आपको मिलता है टेस्ट सीरीज का एक्सेस एंड एक्सेस टू ऑल बैचेस इन एवरी लैंग्वेज अवेलेबल। और दोस्तों, ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो इससे पहले ये प्राइसेस चेंज हो, आप अभी जाकर इस सब्सक्रिप्शन को लें और अपनी UPSC तैयारी को और मजबूत करें। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Why are there so many guns in the USA? दोस्तों, डेटा के अकॉर्डिंग करेंटली अमेरिका वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पॉपुलेशन से ज़्यादा फायर आर्म्स मौजूद हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मौजूद इस देश के लोगों के पास 400 मिलियन से ज़्यादा फायर आर्म्स हैं। और यहाँ सबसे हैरानी की बात तो ये है कि USA के पास सिर्फ दुनिया की 5% सिविलियन पॉपुलेशन है, लेकिन ये 5% सिविलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड की हाफ सिविलियन गन्स को ओन करती है। दोस्तों, अमेरिका में हर 100 लोगों के लिए 120.5 फायर आर्म्स का होना अपने आप में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ आपका ये समझना भी ज़रूरी है कि अमेरिका कोई अफगानिस्तान या सोमालिया जैसे वॉलेटाइल स्टेट में नहीं है, जहाँ पब्लिक को खुद अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता हो, बल्कि पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये देश दुनिया के टॉप मोस्ट नेशंस में से कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन का इतने लार्ज स्केल पर गन्स का पोजीशन रखना यहाँ पर प्रेवलेंट वॉलेटाइल कंडीशंस को इंडिकेट करता है।
दोस्तों रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज अमेरिका के 46% हाउस होल्ड्स में फायर आर्म्स मौजूद हैं, लेकिन ये भी सिर्फ एक एवरेज मात्र है। दोस्तों असल में तो कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स या टाउन में ये परसेंटेज 60% तक पहुंच जाता है। और एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं टेक्सास को, जो कि अपने आप में ही 10 लाख से ज़्यादा गन ओनर्स का घर है। इस मामले में प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट गन ओनरशिप के बारे में बेहतर इंसाइट प्रोवाइड करती है, जिसके अकॉर्डिंग यूएस की जनता मानती है कि 72% गन ओनर्स अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन खरीदने को मेजर रीजन मानते हैं, जबकि 32% हंटिंग के लिए, 30% स्पोर्ट शूटिंग के लिए, 15% गन कलेक्शन के लिए और 7% जॉब पर्पजेस के लिए गन को परचेज करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ असली प्रॉब्लम है लोगों का माइंडसेट। दरअसल इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि यूएस के गन ओनर्स सिर्फ इसलिए गन खरीदते हैं क्योंकि वो गन रखना एंजॉय करते हैं, यानी डिस्पाइट द फैक्ट कि गन का उनकी लाइफ में कोई खास यूज नहीं है और वो सिर्फ अपने शौक या शो ऑफ के लिए ही इन किलिंग ऑब्जेक्ट्स को परचेज करते हैं। और दोस्तों आगे चल के ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक करंटली कोई भी गन नहीं ओन करने वाले 47% अमेरिकन फ्यूचर में खुद को गन ओनर्स बनते हुए देखते हैं। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स इस बात का सबूत है कि कैसे गन्स अमेरिका के कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। मगर सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों है? आखिर कैसे गन्स अमेरिकन सोसाइटी में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि आज वहाँ का लगभग हर एडल्ट एक गन ओन करना चाहता है? इज कीपिंग अ गन अ फंडामेंटल राइट? दोस्तों अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर का सबसे पहला रीज़न है यहाँ एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो वेपन ओनर्स को गन्स रखने की लीगल ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड भी प्रोवाइड करता है। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत अमेरिकन इंडिपेंडेंस से पहले होती है दोस्तों, जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश रूल हुआ करता था और ब्रिटिशर्स ही यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया करते थे। ब्रिटिशर्स ने इस कॉन्टिनेंट पर अलग अलग कॉलोनीज को इसलिए सेटल किया था ताकि वो अपने रिलीजियस ऑब्जेक्टर्स, क्रिमिनल्स और स्लेव्स को डिपोर्ट कर सकें, जिसकी वजह से यहाँ धीरे धीरे अलग अलग एथनिसिटी के बहुत सारे क्रिमिनल्स आ गए। लेकिन इन कॉन्टिनेंट में किसी भी तरह की पुलिस एग्जिस्ट नहीं करती थी दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ क्राइम के चांसेस बहुत हाई हो गए थे। और इसी दौरान यहाँ पर मिलिशिया नाम का एक ग्रुप इमर्ज हुआ जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। इस मिलिशिया ग्रुप के मेंबर्स मस्कट गन का यूज किया करते थे और ब्रिटिशर्स से अपनी लड़ाई लड़ने का काम भी कर रहे थे। और यही रीजन था कि अमेरिकन पॉपुलेशन इस ग्रुप से बहुत ज़्यादा इंप्रेस थी और अमेरिकन पॉपुलेशन चाहती थी कि इस ग्रुप को समय के साथ और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि अमेरिकन लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो और अमेरिका अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को भी बेहतर कर सके। इसी रीजन की वजह से 15 दिसंबर 1791 को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट में बिल ऑफ राइट्स को रेटिफाई किया गया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स ऑफर किए। और इन्हीं में से एक फंडामेंटल राइट था द राइट ऑफ पीपल टू फॉर्म अ वेल रेगुलेटेड मिलिशिया एंड टू कीप एंड बियर आर्म्स। और दोस्तों इसी राइट ने अमेरिका में हथियार रखा और मिलिशिया ग्रुप फॉर्म करने को एक फंडामेंटल राइट बना दिया था। और यहीं से अमेरिका में हथियार खरीदने का प्रचलन बढ़ना शुरू हुआ और लोगों ने गन्स को अपनी लाइफ का एक असेंशियल पार्ट बना लिया। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और गन्स और अमेरिकन का बॉन्ड स्ट्रांग होता गया और हालात अब ऐसे थे कि लगभग हर गांव और शहर के घरों में राइफल्स या शॉटगन्स थी, जिसके चलते क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी सोसाइटी में बढ़ने लगी। जिसके बाद अमेरिका में गन लॉज के सुधार के लिए कुछ एक्ट्स आए, लेकिन इस दिशा में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन, जिसके बाद असल मायने में ये कोशिश शुरू हुई कि गन खरीदने को मुश्किल बनाया जाए, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट करने वाले हार्वे ऑसवेल्ड ने जिस गन से JFK को असैसिनेट किया था, वो गन उसने बड़ी आसानी से एक मैगजीन के एडवर्टीजमेंट को देखकर खरीदी थी। कैनेडी के असैसिनेशन के 5 साल बाद 1968 में अमेरिका के 2 मेजर पॉलिटिशियंस मार्टिन लूथर किंग और JFK के छोटे भाई रॉबर्ट कैनेडी की भी इसी तरह सरेआम हत्या कर दी थी। और इन्हीं मल्टीपल असैसिनेशंस ने 1968 में गवर्नमेंट को गन कंट्रोल एक्ट लाने के लिए मजबूर किया। इस एक्ट ने प्राइवेट इंडिविजुअल्स के फायर आर्म्स और एमिनेशन के इंटरस्टेट शिपमेंट को बंद कर दिया और साथ ही माइनर्स, ड्रग एडिक्ट्स और मेंटली इनकॉम्पिटेंट लोगों को गन सेल करने पर भी बैन लगा दिया। यही नहीं, इस एक्ट ने लाइसेंसिंग प्रोसेस को भी स्ट्रॉन्ग किया और गन डीलर्स के लिए रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स को फर्दर इंटेंसिफाई किया गया। इस लॉ की वजह से सरकार को लाइसेंस्ड गन डीलर्स के यहाँ से भी गन सेल को रेगुलेट करने में कुछ हेल्प तो मिली, लेकिन अभी भी इस लॉ में बहुत सारे लूप होल्स थे। साथ ही अब तक इस लॉ की वजह से इलीगल डीलर्स के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, जो अमेरिकन सोसाइटी में गन कल्चर को बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। और दोस्तों यही रीज़न है कि अमेरिकन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से स्ट्रिंजेंट गन कंट्रोल एक्ट की डिमांड कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है।
यहाँ तक कि 2022 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग में ये कह दिया था कि अमेरिकन्स के पास पब्लिक में हैंडगन कैरी करने का फंडामेंटल राइट है, और कोर्ट के इस फैसले ने न्यूयॉर्क के लगभग 1 सेंचुरी पुराने लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, जिसमें एक पर्सन को घर के बाहर हैंडगन ले जाने के लिए एक परमिट की जरूरत होती थी, और इस परमिट को पाने के लिए उसे लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस नीड को प्रूव करना पड़ता था। न्यूयॉर्क के अलावा कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी और 3 दूसरे स्टेट में भी ऐसे ही कुछ लॉज थे जो सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के बाद से प्रभावी नहीं रहे, और अब यूएस के कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स में कोई भी कहीं भी गन कैरी कर सकता है। अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कोर्ट के इस डिसीजन को प्रॉब्लमैटिक बताया था, और उनका मानना था कि ये डिसीजन अमेरिका में बढ़ते गन टेरर को और बढ़ा देगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स बताती हैं ऑन एन एवरेज अमेरिका में हर दिन 100 से ज़्यादा लोग गन वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, और पिछले साल 2023 में गन वायलेंस ने 40,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब अमेरिका में गन वायलेंस के केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो कोई भी इसे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इसका जवाब है NRA, दी NRA फैक्टर। दोस्तों, NRA यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन, जिसको 1871 में एक रिक्रिएशनल ग्रुप की तरह इस्टेब्लिश किया गया था ताकि राइफल शूटिंग को प्रमोट किया जा सके, वो देखते ही देखते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे पावरफुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की गन लॉबी की तरह काम करती है और अग्रेसिवली आर्ग्यू करती है कि ज़्यादा गन्स मतलब ज़्यादा सेफ कंट्री। इनके आर्ग्यूमेंट का बेसिस है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का 2nd अमेंडमेंट, जो अमेरिकन सिटीजन्स को हथियार रखने का अधिकार देता है। NRA ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस भी गन्स की खरीद और बिक्री ही है। और दोस्तों, इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे हैं, और ये उनके इलेक्शन कैंपेन्स में रिक्वायर्ड मॉनेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। और अमेरिकन हिस्ट्री के 28 में से 9 प्रेसिडेंट्स खुद NRA के मेंबर्स रह चुके हैं। और दोस्तों, यही रीज़न है कि ज़्यादातर अमेरिकन पॉलिटिशियंस और लॉ मेकर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ गन कंट्रोलिंग मेजर्स नहीं लाना चाहते, और यहाँ तक कि आज 50 लाख से भी ज़्यादा अमेरिकन खुद इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले चुके हैं। सिर्फ 2022 में ही NRA को मेंबरशिप ड्यूज और एक्सटर्नल सोर्सेज से $97 मिलियन का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था, और इसी सब्सटैंशियल बजट का इस्तेमाल करके ये एसोसिएशन गन पॉलिसी पर अमेरिकन पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करता है। एक फिगर बताता है कि 2021 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने $4.2 मिलियन लॉबिंग पर खर्च किए थे, और यही नहीं, ओपन सीक्रेट्स द्वारा पब्लिश्ड फिगर्स बताते हैं 2010 के बाद से NRA ने प्रोग्राम इलेक्शन कैंडिडेट्स को $140 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग दी है। यही नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस मेंबरशिप के बेसिस पर भी है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी उसी कैंडिडेट को वोट करेंगे जो गन्स को सपोर्ट करता होगा। इन्हीं रीजंस की वजह से NRA हमेशा से गन ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट करने वाले लॉज और मेजर्स को अपोज करता आया है, जिसके चलते अमेरिका इस डेडली गन कल्चर कल्ट का शिकार होता जा रहा है। हाउ कैन इट बी सॉल्व्ड? दोस्तों, अमेरिका में गन लॉज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब भी डिस्कशन होता है तो पूरे देश की जनता 3 खेमों में बढ़ जाती है। पहला खेमा कहता है कि गन लॉज को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि USA को और सेफ बनाया जा सके। दूसरा खेमा चाहता है कि ये लॉज जैसे हैं वैसे ही रहने दिए जाए, क्योंकि करेंटली ये अपने बेस्ट स्टेट में है। और तीसरा खेमा वो है जो कहता है कि लॉज को और लीनियंट कर देना चाहिए और गन्स को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना चाहिए। ये तीसरा खेमा असल में वही लोग हैं जो NRA को सपोर्ट करते हैं, और इसी NRA के इन्फ्लुएंस पर चिंता जाहिर करते हुए जो बाइडेन ने यह भी कहा था कि ये किसी पैंडेमिक से कम नहीं है, और अगर हम अमेरिका को सेफ बनाना चाहते हैं तो हमें NRA के प्रभाव को कम करना होगा और गन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। लेकिन आखिर इसे सॉल्व कैसे किया जाए? सबसे पहले यह ज़रूरत है कि इस राइट को अमेरिका अपने फंडामेंटल राइट्स में से रिमूव करे, क्योंकि इसके फंडामेंटल राइट स्टेटस के बेसिस पर ही कोर्ट्स में इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, और NRA भी इसी के बेसिस पर गन कल्चर को सपोर्ट करते हुए वैलिड दिखता है। यानी अगर इस राइट को फंडामेंटल राइट से हटा दिया जाए तो गवर्नमेंट गन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन बना सकेगी, जिन्हें कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंजमेंट के बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। फंडामेंटल राइट से रिमूव करने के बाद गवर्नमेंट का अगला स्टेप होगा स्ट्रॉन्ग लॉज बनाना, ताकि गन खरीदना और रखना लोगों के लिए मुश्किल बनाया जा सके। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जिसकी बात बहुत सारे पॉलिटिशियंस कर चुके हैं, और वो है बैकग्राउंड चेक, जिसके हिमायती डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बराक ओबामा जैसे कई पॉलिटिशियंस रहे हैं। लेकिन ये बैकग्राउंड चेक क्या है और इससे क्या होगा? देखिए, अभी अमेरिका में गन बायर्स को तभी बैकग्राउंड चेक कराना होता है जब वो किसी गन स्टोर से गन खरीदेंगे। लेकिन अगर वो किसी अनलाइसेंस डीलर, गन शो या किसी प्राइवेट सेलर से गन खरीदते हैं तो उनको बैकग्राउंड चेक नहीं कराना पड़ता, और अमेरिकन गवर्नमेंट असल में इसी यूनिवर्सल बैकग्राउंड चेक को लाना चाहती है, जिससे सभी को बैकग्राउंड चेक के पर्व्यू में लाया जा सके।
लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सल बैकग्राउंड चेक अमेरिका की गन क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि दो लोग हैं जिन्हें अमेरिका में गन्स खरीदनी है। पहला जेम्स और दूसरा मैक्स। जेम्स बहुत डेंजरस पर्सन है जिसकी डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल इलनेस की हिस्ट्री रही है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। वहीं मैक्स डेंजरस नहीं है और वो गन सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए और हंटिंग के लिए लेना चाहता है। लेकिन गन खरीदने से पहले दोनों को एफबीआई के इंस्टेंट बैकग्राउंड चेक से गुजरना होगा, जिसमें ऑन एन एवरेज 110 सेकंड का समय ही लगता है। इतने कम समय में बैकग्राउंड चेक इसलिए हो जाता है क्योंकि एफबीआई के पास पहले से इनका डेटाबेस मौजूद होता है, जिसमें स्टेट पुलिस और दूसरी एजेंसीज के द्वारा भेजे गए रिकॉर्ड्स को फीड किया गया है। इसी रिकॉर्ड से ये एनालाइज किया जाता है कि क्या बायर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, एडिक्शन या फिर मेंटल इलनेस की हिस्ट्री तो नहीं है। यानी आसान भाषा में समझा जाए तो मैक्स को आसानी से गन मिल जानी चाहिए क्योंकि उसका रिकॉर्ड क्लीन है, जबकि जेम्स को गन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लेकिन असलियत में अमेरिका का बैकग्राउंड चेक इतना इनफेक्टिव है कि मैक्स के साथ जेम्स को भी ईजिली ये गन मिल सकती है, और इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। पहला कि एफबीआई का डेटाबेस बहुत पुराना हो चुका है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिसिंग है, इसीलिए रिसेंट ईयर्स में ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं जहां क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद लोगों के पास गन मिल जाती है, जिससे वो क्राइम्स को अंजाम देते नजर आते हैं। दूसरा रीजन है बैकग्राउंड चेक सिर्फ उसी क्रिमिनल को पकड़ सकता है जिसका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। लेकिन उसका क्या जिसने पास्ट में कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन फ्यूचर में उसकी क्राइम्स करने की मंशा है। इसीलिए बैकग्राउंड चेक्स के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिसके लिए अमेरिकन स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। मैसाचुसेट्स में गन स्टोर जाने से पहले आपको फायर आर्म सेफ्टी कोर्स लेना पड़ता है, और इसके बाद आपको पुलिस डिपार्टमेंट जाकर एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और रेफरेंस देना होता है। साथ ही यहाँ बैकग्राउंड चेक के लिए फिंगरप्रिंट भी सबमिट कराए जाते हैं, जिसके बाद एफबीआई का डेटाबेस चेक किया जाता है, और साथ ही सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया जाता है और डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ से कॉन्टैक्ट करके आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में डिटेल्स ली जाती हैं। और इस पूरे प्रोसेस में 20 दिन यानी 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय लग जाता है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को गन लाइसेंस दी जाती है जो इन सभी हर्डल्स को पार कर पाते हैं। यानी इस तरह का लाइसेंसिंग सिस्टम गन्स की इंपल्सिव बाइंग को रोक देता है। उदाहरण के लिए 1995 में अमेरिका के स्टेट कनेटिकट ने एक लाइसेंसिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया था, जिसके चलते वहां अगले 10 सालों में गन होमिसाइड और गन सेल्फ हार्म के मामलों में जबरदस्त डिक्लाइन देखने को मिला था। जबकि दूसरी तरफ जब मिसूरी में एग्जिस्टिंग लाइसेंसिंग सिस्टम को 2007 में खत्म कर दिया गया था, तो वहां नेक्स्ट कुछ ईयर्स में ही गन होमिसाइड और गन सेल्फ हार्म रिलेटेड केसेस में जबरदस्त स्पाइक रजिस्टर हुआ था। इन सभी के अलावा सोसाइटी पर गन के हार्मफुल इम्पैक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाकर भी अमेरिका में गन कल्चर को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये सब तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक एनआरए का इन्फ्लुएंस अमेरिकन पॉलिटिक्स से कम ना हो। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा दोस्तों कि अमेरिकन सॉइल पर तेजी से पकड़ बनाता ये गन कल्चर अभी और कौन कौन से खूनी खेलों को अंजाम देगा। लेकिन इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? क्या आपके अकॉर्डिंग इस बढ़ते गन कल्चर की वजह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, एनआरए या कुछ और? ज़रूर बताइए अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।